माँ, अब हम तुम्हें नहीं रख सकते। हर रोज की बीमारी, हर रोज का रोना। अब तुम बोझ बन गई हो। तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। स्कूल के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें धुंधली लेकिन किसी का इंतजार करती हुई। पास से गुजरते बच्चे उसे देखकर मुंह फेर लेते। कोई रुकता नहीं था। वो रोज आती थी, रोज उसी जगह, उसी पेड़ के नीचे। लोग कहते पागल है, कुछ कहते भीख मांगने आती होगी, लेकिन उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। बस बैठी रहती थी चुपचाप घंटों। उस दिन भी वो वहीं थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। एक छोटी बच्ची उसके पास आकर रुक गई। सरकारी स्कूल था, दीवारें उखड़ी हुई, पेंट उतरा हुआ, लोहे की घंटी जंग खाई हुई। सुबह 8 बजे जब घंटी बजती तो पूरा मोहल्ला जाग जाता। बच्चे नंगे पैर दौड़ते हुए आते, किसी के हाथ में आधी रोटी, किसी के बैग में केवल एक किताब। धूल भरा मैदान, पानी की टंकी के पास हमेशा भीड़, शोर, हंसी, रोज का शोर। लेकिन स्कूल के गेट के ठीक बाहर, बरगद के पेड़ के नीचे, वो औरत बैठी रहती। उसकी सफेद साड़ी अब धूसर हो चुकी थी, चेहरे पर झुर्रियां इतनी गहरी कि लगता उसमें सालों का दर्द छुपा है। उसके पास कुछ नहीं था, ना झोला ना लाठी, बस एक पुराना पल्लू जिससे वो कभी कभी अपनी आंखें पोंछ लेती। गर्मी की दोपहर हो या सर्दी की सुबह, वो वहीं मिलती। मैदान में खेलते बच्चे उसे देखते फिर भूल जाते। शिक्षक आते जाते, लेकिन किसी ने कभी पूछा नहीं। शायद सबने मान लिया था कि वो यहीं की है, हमेशा से यहीं है। लेकिन असल में वो कहाँ से आती थी, कोई नहीं जानता था। सुबह 7:30 बजे वो आ जाती, शाम 4 बजे चली जाती, रोज बिना नागा। 8 साल की गुड्डी और 10 साल का राजू, दोनों एक ही गली के थे। राजू की माँ सब्जी बेचती थी, गुड्डी के पिता रिक्शा चलाते थे। दोनों बच्चे साथ स्कूल आते, साथ खेलते, साथ घर जाते। उस दिन जब छुट्टी की घंटी बजी तो गुड्डी अपनी टिफिन देख रही थी। उसमें 2 पराठे बचे थे। माँ ने सुबह प्यार से बनाए थे, लेकिन गुड्डी का पेट भर चुका था। राजू, तू खाएगा? उसने पूछा। राजू ने मना कर दिया, मेरे पास भी बचा है। तभी गुड्डी की नजर गेट के बाहर गई। वो बूढ़ी औरत फिर वहीं बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखें बंद थीं। राजू, वो रोज यहां बैठती है ना? गुड्डी ने कहा। हाँ, पागल है शायद, लेकिन उसे भूख नहीं लगती क्या? राजू ने कंधे उचका दिए, लेकिन गुड्डी कुछ सोच रही थी। वो धीरे धीरे उस औरत के पास गई। दादी माँ। बूढ़ी औरत ने आंखें खोली। पहले डर, फिर आश्चर्य, फिर कुछ और, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। गुड्डी ने अपनी टिफिन बढ़ा दी। ये लो, खा लो। औरत ने हाथ नहीं बढ़ाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बस देखती रही गुड्डी को, ऐसे जैसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। खाओगी नहीं? गुड्डी ने फिर पूछा। औरत ने धीरे से सिर हिलाया। कांपते हाथों से उसने पराठा उठाया, एक छोटा टुकड़ा तोड़ा और खाने लगी। आंसू गालों पर बह रहे थे। गुड्डी वहीं खड़ी देखती रही। अगले दिन से ये रोज का सिलसिला बन गया। गुड्डी अपनी टिफिन में से कुछ ना कुछ बचाकर उस औरत को देने लगी। कभी रोटी, कभी चावल, कभी बस एक केला। राजू भी देखता। पहले उसे अजीब लगा, फिर धीरे धीरे उसने भी मदद करनी शुरू कर दी। वो अपनी बोतल से पानी देता, कभी कभी अपना खाना भी। लेकिन वो औरत कभी बोलती नहीं थी, बस आंखों से देखती और आंसू बहाती। कभी कभी गुड्डी के सिर पर हाथ रख देती, जैसे आशीर्वाद दे रही हो या माफी मांग रही हो। बच्चे समझ नहीं पाते थे, लेकिन उन्हें अच्छा लगता था। उस औरत की आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो उन्हें खींचता था। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए। गुड्डी और राजू रोज उस औरत से मिलते। धीरे धीरे उन्होंने उसे दादी माँ बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन दादी माँ कभी मुस्कुराती नहीं थीं, बस देखती रहती और रोती रहती। एक दिन राजू ने हिम्मत करके पूछा, दादी माँ, आप रोज यहाँ क्यों आती हो? औरत ने कुछ नहीं कहा, बस स्कूल की तरफ देखती रही। आपका घर कहाँ है? फिर भी कोई जवाब नहीं। गुड्डी ने राजू को चुप करा दिया। मत पूछ, शायद बोल नहीं पाती। लेकिन सच ये नहीं था। दादी माँ बोल सकती थीं, बस बोलना नहीं चाहती थीं, क्योंकि अगर वो बोलती तो सारी कहानी खुल जाती। और वो कहानी इतनी दर्दनाक थी कि शब्दों में नहीं समा सकती थी। हर रोज जब वो बच्चों को देखती तो उसके मन में एक तूफान उठता। याद आते वो दिन, वो चेहरे, वो आवाजें। माँ, अब हम तुम्हें नहीं रख सकते। हर रोज की बीमारी, हर रोज का रोना। अब तुम बोझ बन गई हो। तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। वो शब्द आज भी कानों में गूंजते थे, अपने ही बेटे बहू के शब्द, जिनके लिए उसने अपनी जवानी खपा दी, जिनको बड़ा करने के लिए 2 वक्त की रोटी छोड़ दी। फिर एक दिन उन्होंने उसे शहर में छोड़ दिया, एक अस्पताल के बाहर। कहा,
यहीं बैठो, अभी आते हैं। वो कभी नहीं लौटे। दादी माँ ने रोज इंतजार किया, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, फिर समझ गई वो नहीं आएंगे। उसने भीख नहीं मांगी, वो नहीं कर सकती थी। अपनी इज्जत अभी बाकी थी। कुछ दिन भूखी रही, फिर एक मंदिर में प्रसाद मिला, फिर किसी ने रास्ते में रोटी दी। ऐसे ही कटने लगे। फिर एक दिन उसने वो स्कूल देखा, बच्चों को देखा, और उसके मन में कुछ टूट गया। वो बच्चे उसके पोते पोतियों जैसे थे, वही उम्र, वही मासूमियत। वो वहीं बैठ गई, रोज आने लगी, बस देखने के लिए, बस महसूस करने के लिए कि शायद अभी भी इस दुनिया में कुछ अच्छा बचा है। और फिर गुड्डी आई और राजू, और दादी माँ को लगा कि भगवान ने उसे माफ कर दिया। लेकिन एक दिन वो नहीं आई। गुड्डी और राजू स्कूल पहुंचे तो उनकी नजर सबसे पहले बरगद के पेड़ पर गई। वो जगह खाली थी। राजू, दादी माँ नहीं आई। गुड्डी घबरा गई, शायद बाद में आएंगी। लेकिन शाम तक भी वो नहीं आई, अगले दिन भी नहीं आई। तीसरे दिन गुड्डी रो पड़ी, कहाँ चली गई, कुछ हो गया क्या? राजू भी परेशान था। उन्होंने मिलकर तय किया कि वो दादी माँ को ढूंढेंगे। शाम को दोनों स्कूल के आसपास घूमे, सड़क किनारे, मंदिर के पास, बस स्टॉप पर, कहीं नहीं मिली। चौथे दिन बारिश हुई, तेज बारिश, ठंडी हवाएं। गुड्डी को नींद नहीं आई। वो सोचती रही, दादी माँ कहाँ होंगी? क्या उन्हें भीगने से बुखार तो नहीं हो गया? 5वें दिन जब गुड्डी स्कूल जा रही थी तो उसने रास्ते में एक गली में कुछ लोगों को इकट्ठा देखा। वो भाग कर गई। वहां दादी माँ पड़ी थी, जमीन पर, बेहोश, भीगी हुई, ठंड से कांपती हुई। दादी माँ, गुड्डी चीखी। लोग सिर्फ देख रहे थे, कोई मदद नहीं कर रहा था। कोई इन्हें अस्पताल ले चलो, गुड्डी ने गिड़गिड़ा कर कहा। एक आदमी बोला, बेटा इनका कोई नहीं है, हम क्यों झंझट में पड़े? गुड्डी रोने लगी। तभी राजू भी वहां पहुंच गया। उसने तुरंत अपनी माँ को फोन किया। राजू की माँ आई, फिर गुड्डी के पिता। दोनों ने मिलकर दादी माँ को उठाया और एक छोटे अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने कहा, बुखार है, कमजोरी भी बहुत है, शायद कई दिन से ठीक से खाया नहीं है। गुड्डी और राजू वहीं बैठे रहे, अस्पताल के बाहर, घंटों। शाम को दादी माँ की आंखें खुली। उसने गुड्डी को देखा, फिर राजू को। उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। गुड्डी उसके पास गई। दादी माँ, अब आप ठीक हो जाओगी, हम हैं ना? दादी माँ ने गुड्डी का हाथ पकड़ा और पहली बार बोली। आवाज कांपती हुई थी, टूटी हुई। बेटा, मैं तुम्हारी दादी नहीं हूँ। गुड्डी ने कहा। हमारे लिए आप दादी माँ ही हो। नहीं बेटा, तुम नहीं समझोगी। मैं किसी की नहीं हूँ, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया। और फिर धीरे धीरे, रुक रुक कर दादी माँ ने अपनी कहानी सुनाई। उसका नाम सुमित्रा था। 2 बेटे थे। बड़े बेटे ने शादी की, शहर चला गया। छोटा बेटा गांव में रहा। सुमित्रा ने दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया। खुद भूखी रहीं, लेकिन उन्हें पेट भर खाना दिया। फिर पति की मौत हो गई, सुमित्रा अकेली रह गई। बड़े बेटे ने कहा, माँ तुम मेरे पास शहर आ जाओ। वो चली गईं। पहले कुछ साल अच्छे रहे, फिर बहू को तकलीफ होने लगी। उसे लगता कि सास घर में बोझ है, पैसे बर्बाद कर रही है, जगह घेर रही है। धीरे धीरे बेटा भी बदल गया। माँ से बात करना कम कर दिया। खाना देने में देरी होने लगी, कभी कभी बासी खाना। सुमित्रा चुप रही, क्या कहती, अपना ही घर था। फिर एक दिन बहू ने कह दिया, अम्मा अब आप छोटे बेटे के पास चली जाओ, हम परेशान हैं। बेटे ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा। सुमित्रा छोटे बेटे के पास चली गई, लेकिन वहां भी वही हाल। छोटे बेटे की बीवी ने साफ कह दिया, हमारे पास खुद के लिए कम है, आप अपने बड़े बेटे के पास जाओ। सुमित्रा ने गिड़गिड़ा कर कहा, बेटा मैं कहाँ जाऊं? जहां मर्जी, लेकिन यहां नहीं रह सकती। और फिर एक दिन बड़े बेटे ने कहा, माँ चलो तुम्हें अस्पताल दिखाते हैं। वो ले गए और वहीं छोड़कर चले गए। सुमित्रा ने इंतजार किया, रोई, भटकी, लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। और फिर उसे वो स्कूल मिला, वो बच्चे मिले। मैं रोज वहां इसलिए बैठती थी क्योंकि तुम लोग मुझे अपनों की याद दिलाते थे, मेरे पोते पोतियों की याद, जो मैंने कभी नहीं देखे, जिन्हें उनके माँ बाप ने मुझसे दूर रखा। गुड्डी और राजू सुनते रहे, आंसू बहाते रहे। राजू की माँ भी वहां थी, वो भी रो रही थी। उसने सुमित्रा का हाथ पकड़ा, माँ अब आप हमारे साथ रहेंगी। सुमित्रा ने सिर हिलाया, नहीं बेटी, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। बोझ नहीं माँ, आप हमारे सम्मान हो। लेकिन सुमित्रा मानने को तैयार नहीं थी। अगले दिन गुड्डी के पिता ने कुछ लोगों से पूछताछ की, सुमित्रा के बेटे का पता लगाया। वो शहर में ही रहता था, बस 10 किलोमीटर दूर। गुड्डी के पिता, राजू की माँ और कुछ और लोग सुमित्रा के बेटे के घर पहुंचे।
बड़ा मकान, गाड़ी, सब कुछ। दरवाजा खोला बहू ने। कौन? हम सुमित्रा जी के बारे में बात करने आए हैं। बहू का चेहरा सख्त हो गया। कौन सुमित्रा? आपकी सास, जिन्हें आपने अस्पताल के बाहर छोड़ दिया था। अंदर से बेटा निकल कर आया। उसकी आंखों में शर्म नहीं थी, बस झुंझलाहट थी। क्या चाहिए आपको? गुड्डी के पिता ने कहा, आपकी मां जिंदा है, बीमार हैं, अस्पताल में हैं। बेटे ने कंधे उचका दिए। तो आप उनके बेटे हैं? मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं, उन्हें मेरी जरूरत नहीं। राजू की मां ने कहा, शर्म नहीं आती आपको? जिस मां ने आपको पाला, आज आप... देखो आंटी, ये हमारा पारिवारिक मामला है, आप बीच में मत पड़िए। मैं बीच में इसीलिए पड़ रही हूं क्योंकि आपकी मां को मेरे बच्चों ने सड़क पर बेहोश पाया था। आपने उन्हें जानवरों की तरह छोड़ दिया। बेटा चुप रहा। उसकी बीवी ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन गुड्डी के पिता ने रोक लिया। आप लोग चाहे कुछ भी करो, लेकिन आपकी मां अब अकेली नहीं है। हमारे बच्चों ने उन्हें अपनाया है, हम उनकी देखभाल करेंगे। बेटे ने व्यंग से हंसकर कहा, तो कर लीजिए, हमें क्या। और उसने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर खड़े सभी लोग सन्न रह गए। इतनी बेशर्मी, इतनी क्रूरता। लेकिन जब वो लोग मुड़ने लगे तो उन्होंने देखा, दरवाजे की खिड़की से एक छोटा बच्चा झांक रहा था, 7-8 साल का। उसकी आंखों में सवाल थे। राजू की मां ने सोचा, एक दिन ये बच्चा भी बड़ा होगा और शायद अपने माँ बाप से भी ऐसा ही करेगा। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सुमित्रा की नहीं है, ये उन हजारों माँ बाप की कहानी है जो आज किसी सड़क पर, किसी वृद्धाश्रम में, किसी पेड़ के नीचे बैठकर अपनों का इंतजार कर रहे हैं। और ये कहानी गुड्डी और राजू जैसे उन लोगों की भी है जो साबित करते हैं कि इंसानियत अभी मरी नहीं है। आज घर जाओ, अपनी माँ को गले लगाओ, अपने पिता के पैर छुओ, उनसे पूछो आप कैसे हो। बस इतना काफी है, क्योंकि एक दिन वो नहीं होंगे और उस दिन ये 3 शब्द भी नहीं कह पाओगे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जिन्हें इसकी जरूरत है। लाइक करो, शेयर करो और सबसे जरूरी, अपनों की कद्र करो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना।